व्यक्ति अपने खेत पर ये चेक करने के लिए जाता है कि उसके खेत की धान, जो कि अभी धान की कटाई पकने का समय चल रहा है, धान पक गई है या नहीं। और जब वो वहां जाकर देखता है, वो अपने खेत में घूम घूम कर देख रहा था, तभी उसको अचानक मानव के कंकाल दिखते हैं। और वो भी एक नहीं बल्कि तीन तीन कंकाल दिखते हैं। ये देखने के बाद उसकी हालत खराब हो जाती है और दौड़ते चीखते हुए अपने गांव वो आता है और सबको बताता है। और देखते देखते वहां हजारों की संख्या में भीड़ जमा हो जाती है और साथ ही पुलिस को भी सूचना दी जाती है। और इसके बाद जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है, वाकई पैरों तले सभी के जमीन खिसक जाती है कि कोई भी इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। आए दिन हमारे सुनने में आता है जैसे रिश्तों की भावनाएं, रिश्तों की मर्यादाएं सब खत्म हो चुकी हैं। कोई किसी को धोखा दे रहा है, कोई किसी को धोखा दे रहा है और इन सब के बीच में अपने पूरा का पूरा जिंदगी, पूरा का पूरा परिवार लोग तबाह कर लेते हैं। आज की जो सच्ची घटना है दोस्तों, ये है छत्तीसगढ़ के बलरामपुर की। बलरामपुर के अंतर्गत एक गांव आता है दहेजवार। यहाँ पर एक रामनाथ नाम का किसान अपने खेत पर धान चेक करने के लिए जाता है। दरअसल ये जो बात है, सच्ची घटना है, अभी की लेटेस्ट 15 नवंबर 2024 की है। जब वो खेत में अपने घूम रहा था और उसको एक मानव की खोपड़ी मिलती है, जो कि सिर्फ हड्डियों का ढांचा था। उसे पहले कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर ये चीज है क्या। वो उसे अपने हाथ में उठा लेता और जैसे ही उसको समझ में आता है कि ये मानव का सिर है, तुरंत ही उसको हाथ से छोड़ देता है। उसके बाद थोड़ा सा वो अपने खेत में और आगे बढ़ते हैं जानने के लिए कि अगर मानव का सिर है यहाँ पर तो बाकी टुकड़े भी होंगे। एक जिज्ञासा सी उसके अंदर होती है और जैसे वो ढूंढता है तो उसको उसके खेत में एक नहीं बल्कि तीन तीन मानव के सिर के कंकाल भी मिलते हैं। साथ ही कहीं पे कटा हुआ पैर की हड्डी मिलती है, कहीं पे कटे हुए पैर की हड्डी मिलती है। और इस तरीके से जब वो देखता है, बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, बहुत ज्यादा डर जाता है और वो दौड़ते हुए जोर जोर से चीखते चिल्लाते हुए अपने गांव तक पहुंचता है। गांव में जब सब लोग उससे पूछते हैं कि भाई क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो, तो कहता है कि मेरे खेत में तीन तीन इंसानों की हड्डियां पड़ी हुई हैं, जरूर किसी ने किसी की हत्या करके मेरे खेत में फेंक दी है। जैसे ही ये बात लोगों को पता चलती है, सारा का सारा गांव वहां इकट्ठा हो जाता है, साथ ही पुलिस को सूचना दी जाती है। अब वहां का जो भी नजदीकी स्टेशन था, वहां की पुलिस मौके पर पहुंचती है अपने सारी टीमों के साथ और पूरा मुआयना करती है। तो पता चलता है उस एक खेत में, जो कि लगभग 50 से 60 मीटर के क्षेत्रफल का होगा, उस पूरे खेत में तीन पूरे इंसानों के कंकाल मिलते। एक भी चीज छूटी नहीं थी। हाथ पैर से लेके सारे हिस्से शरीर के टुकड़ों में मिल जाते हैं। जब उन्हें जोड़ा जाता है, देखा जाता है, तो पता चलता है ये तीन इंसानों के अंग हैं, जिसमें से दो महिलाएं होती हैं और एक लगभग 6 से 7 साल के बच्चे का कंकाल होता है। पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। साथ ही उन कंकालों की फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर जहां से भी वायरल किया जा सकता था, हर प्लेटफॉर्म पे पुलिस द्वारा डाला जाता है, ये पता लगाने के लिए कि आखिर ये व्यक्ति है कौन, किसका ये कंकाल है और कहां से है। साथ ही जो भी नजदीकी स्टेशन होते हैं, पूरे जिले के सभी स्टेशनों में ये सूचना दी जाती है कि यहाँ पर दो औरत और एक बच्चे का कंकाल मिला है। अगर किसी भी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई हो तो यहाँ पर कांटेक्ट करें। वहां से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर एक कुसमी क्षेत्र आता है। कुसमी पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि साहब हमारे यहाँ की जो पुलिस स्टेशन है, वहां पर एक व्यक्ति जिसका नाम सूरज देव है, जो कि पारा का रहने वाला है, उसने लगभग 27 से 28 सितंबर के आसपास एक एफआईआर दर्ज करवाई थी कि मेरी पत्नी, जिसकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास थी, और मेरी बेटी जो कि लगभग 16-17 साल के आसपास थी, और मेरा एक बेटा जिसकी उम्र लगभग 6 से 7 साल के आसपास थी, वो तीनों लापता हैं और इतना वक्त होने के बाद भी उनका कहीं भी पता नहीं चला है। पुलिस को अंदेशा होता है, तुरंत ही सूरज देव को कांटेक्ट किया जाता है और उसको जहां पर घटना स्थल पर जहां पे बॉडी मिली थी,
वहां पर भी बुलाया जाता है। साथ ही उस खेत में जो छानबीन करने के बाद जो कुछ कपड़े मिले थे, उस बच्चे के कपड़े थे, लड़की की लेगी थी, साड़ी के टुकड़े थे, साथ ही कुछ जेवर वगैरह थे जो नॉर्मली हाथ, कान, नाक में पहनते हैं वो थे। वो सब जब उस सूरज देव इंसान को दिखाया जाता है तो वो फूट फूट कर वहीं पर रोने लग जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसका पूरा परिवार आखिर किसने तबाह कर दिया। जहां एक तरफ सूरज चीखे मार मार कर रो रहा था, वहीं जो गांव का पब्लिक था, जितनी भीड़ थी, सभी की आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि वो मंजर सोच के ही बहुत ही दिल दहला देने वाला था। यहाँ से पुष्टि होती है कि ये सूरज देव की पत्नी, बेटी और बच्चे का शव है। हालांकि पुलिस अपनी तरफ से इत्मीनान करने के लिए डीएनए टेस्ट भी करवाती है, जो कि पक्ष में निकलते हैं कि हाँ, ये सूरज देव की पत्नी और बेटी और बेटा है। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि आखिर जो इतनी दूर 80 किलोमीटर दूर इन तीनों की लाश यहाँ आई कैसे? ये अपनी मर्जी से आए थे या कोई कहीं पर मार कर इनको लाया था? पहले तो सूरज से पूछा जाता है कि क्या बात हुई थी। सूरज कहता है कि 26 सितंबर को उसकी पत्नी ये कहकर घर से निकलती है कि वो घूमने जा रही है, जो कि बेतला का नेशनल पार्क है, वहां वो घूमने जा रही है और कल आ जाएगी, आज नहीं आ पाएगी, कल वहां से आ जाएगी, ये कहकर निकलती है। लेकिन जब दूसरे दिन भी पत्नी नहीं आती तो वो एफआईआर दर्ज करवाता है। अब सबसे पहले पत्नी का मोबाइल नंबर मांगा जाता है। सूरज अपनी पत्नी का नंबर बताता है और उसको सीडीआर निकलवाई जाती है। अब सीडीआर में जिससे जिससे पत्नी बात करती थी वो नंबर देखते, उसमें से एक ऐसा नंबर होता है जिस पे उसकी पत्नी की रोज ही लगभग 2 से 4 बार बात होती थी, यानी कि सबसे ज्यादा बात उसी नंबर पे होती है। अब उस नंबर का जब पता लगाया जाता है तो पता चलता है ये नंबर एक मुख्तार अंसारी के नाम से है। मुख्तार अंसारी के नाम से ये नंबर दर्ज है, खरीदा गया है, जो कि वहीं पास के ही एक दूसरे गांव का रहने वाला था। अब वहां से बात शुरू होती है कि आखिर इसका और उसकी पत्नी का क्या कनेक्शन था। तुरंत ही सिम के अनुसार बताए हुए एड्रेस पे पुलिस जाती है और मुख्तार अंसारी घटना स्थल पर मिल जाता है। उसे पुलिस गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लाती है और उससे पूछताछ शुरू होती है। सूरज देव की पत्नी, जिसका नाम कौशल्या होता है, कौशल्या ठाकुर का आखिर तुमसे क्या कनेक्शन था? अब मुख्तार अंसी पहले तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि वो पुलिस को कुछ नहीं बताए, लेकिन कहते हैं ना कि पुलिस के आगे कोई भी झूठ बोल ही नहीं सकता, और यही होता है उसके साथ भी। और फिर वो कहता है कि हाँ, मैंने और मेरे भाई ने दोनों मिलकर इन तीनों लोगों की हत्या की है और उसके बाद कंकालों को वहां फेंका है। पुलिस परेशान हो जाती है कि तुमने आखिर क्यों हत्या की, तुम्हारा कौशल्या से क्या कनेक्शन है? मुख्तार कहता है कुछ ही महीनों पहले की बात है, पहली बार कौशल्या मुझसे कांटेक्ट की थी। दरअसल मैं कुछ जादू टोने का काम करता हूँ और उसको कुछ चाहिए था, कुछ उसकी मंशा थी जिसे पूरा करने के लिए उसने मुझसे काम करवाया था, और उसकी वो मंशा पूरी हुई या नहीं इसकी बात की पुष्टि वो नहीं करता है, लेकिन उसका कहना था कि कौशल्या और मुख्तार के बीच उसके बाद लगभग हर रोज बात होने लगती है। बात होने के बाद साथ ही उन दोनों की दोस्ती शुरू हो जाती है, और दोस्ती होने के साथ साथ उनकी दोस्ती कुछ इतनी गहरी हो जाती है कि बात अवैध रिश्तों तक चली जाती है। अब मुख्तार अंसारी जब चाहे कौशल्या देवी के घर आता था, क्योंकि जो सूरज देव होता था वो काम करके सिलसिले में रोज घर से बाहर उठ जाता था, सुबह जाता, शाम को आता, कभी कभी वो रात में नहीं भी आता, और इसी बात का फायदा उसकी पत्नी कौशल्या उठाती थी। यहाँ सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि जो कौशल्या की 17 साल की बेटी थी, जिसका नाम मुस्कान होता है, वो भी जैसा उसका मम्मी करती थी वो भी उसी की तरह करने की कोशिश करती थी। मुख्तार के साथ कुछ दिनों तक उसका एक छोटा भाई होता है जिसका नाम होता है आरिफ अंसारी, वो भी कौशल्या के घर आता था। अब जहां एक तरफ मुख्तार अंसारी और कौशल्या का अफेयर शुरू हो चुका था, वहीं दूसरी तरफ जो बेटी मुस्कान थी उसका आरिफ अंसारी के साथ अफेयर शुरू हुआ था। अब शायद
बेटी को भी ये बात पता थी कि मेरी माँ का इस व्यक्ति के साथ अवैध संबंध है, और शायद माँ को भी ये बात पता थी कि मेरी बेटी के साथ इसके भाई का अवैध संबंध है, लेकिन दोनों ही ना एक दूसरे को कुछ कह पा रही थी। जहां उसकी जिंदगी वो अपने तरीके से जी रही थी, वहीं बेटी अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रही थी। रिपोर्ट्स की माने तो आरिफ अंसारी पैसे भी कमाता था, कुछ काम करता था, और जो भी उसकी कमाई होती थी वो सारी की सारी उसकी बेटी मुस्कान पे लुटाता था, और शायद इसी वजह से उसकी माँ भी खुश थी। जहां मुस्कान पैसों का भी लालच था, वो अपनी हर जरूरत पूरी कर रही थी, वहीं आरिफ को जो चाहिए था वो भी उसको मिल रहा था। अब इन दोनों के, एक भाई का माँ के साथ और एक भाई का बेटी के साथ अवैध रिश्ते थे, दोनों के फिजिकल रिलेशन थे। बात धीरे धीरे चलती रहती है, सब कुछ नॉर्मल था, किसी को कुछ भी खबर नहीं थी, घर की बात घर में थी। लेकिन तभी 4 अक्टूबर को, लगभग 26 सितंबर को, जो मुख्तार अंसारी होता है वो कौशल्या से कहता है कि चलो मैं तुम्हें बेतला नेशनल पार्क घुमा कर लाता हूँ। जैसे कौशल्या बात सुनती है, बोलती है ठीक है, अपनी बेटी से पूछती है कि क्या तुम चलोगी घूमने। तो बेटी भी तैयार हो जाती है, क्योंकि माँ जा रही थी तो बेटी जाना स्वाभाविक था। और जब माँ बेटी जाती हैं तो जो छोटा बेटा होता है, जिसकी उम्र लगभग 6 साल के आसपास थी, वो भी तैयार हो जाता है। अब ये तीनों मुख्तार अंसारी की बाइक पे बैठते हैं और निकल जाते हैं। रास्ते में मुख्तार का छोटा भाई आरिफ अंसारी मिल जाता है और कहता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तो मुख्तार कहता है कि हम लोग नेशनल पार्क देखने जा रहे हैं और बलरामपुर जा रहे हैं, वहीं आज की रात वहीं रुकेंगे, कल वापस आएंगे। और ऐसा जब सुनता है आरिफ अंसारी, तो वो सोचता है कि, बोलता है कि मैं भी चल रहा हूँ, और इस तरीके से वो भी उनके साथ हो लेता है। और अब ये 5 लोग पूरे बलरामपुर पहुंच चुके थे और वहां पे एक घर में जाके रुके हुए थे। अब सभी खाना पीना खाते हैं, खाना पीना खाकर सब अपने अपने बिस्तर पे सोने चले जाते हैं। अब आरिफ अंसारी, जो मुख्तार का छोटा भाई होता है, उसके मन में पता नहीं क्या सनक उठती है, और वो जाता है मुस्कान के पास और कहता है कि मुझे तुमसे शादी करनी है। हालांकि मुस्कान का उसके साथ अवैध रिश्ता तो था, लेकिन जब भी आरिफ उससे शादी की बात करता था तो मुस्कान हमेशा मना कर देती थी कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। उस दिन भी कुछ ऐसा हुआ, आरिफ उसे बहुत बार बोला, लेकिन मुस्कान बोलती रही कि नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। और इसी बात से आरिफ को गुस्सा आता है, वही किचन में पड़ा वो एक चाकू उठाता है और 2 बार उसके पेट पे कर देता है। और जैसे ही मुस्कान पे चाकू से वार होता है, वो जोर जोर से चीखने लगती है, रोने लगती है, खून बहने लगता है, और आवाज सुनकर माँ की नींद खुल जाती है। अब जब माँ उठती है, दौड़ते हुए अपनी बेटी के पास आती है, देखती है कि बेटी लहूलुहान होकर तड़प रही है, पीछे से मुख्तार की भी नींद खुलती है। अब जब मुख्तार भी आता है बेटी के पास और देखता है कि बेटी की हालत बहुत खराब हो चुकी है, जिस तरीके से उसको पेट में चाकू मारा गया है और जिस तरीके से उसका खून निकल रहा है, उसके बाद इसका बचना नामुमकिन है। और ऐसा सोचकर उसके दिमाग में आता है कि क्यों न इन सबको ही मार दिया जाए, क्योंकि अगर इनमें से कोई एक भी बच गया तो पुलिस के सामने बता देगा। और ऐसा सोचकर वहीं घर में एक कुल्हाड़ी रखी हुई थी, कुल्हाड़ी उठाता है और जो कौशल्या होती है उसके सिर पर जितनी जोर से वो वार कर सकता है था, वो कुल्हाड़ी से वार कर देता है। कौशल्या वहीं निढाल होकर गिर जाती है, जमीन पर गिरकर तड़पने लगती है, खून के फुब्बारे निकलने लगते हैं। अब ये लोग दोनों की हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद जब ये दोनों उस बॉडी को घसीट रहे थे शायद टुकड़े करने के लिए, तभी जो बेटा होता है 6 साल का, उसकी भी नींद खुल जाती है और वो रोते हुए वह माँ के पास आता है। और ये देखकर वो दोनों डर जाते हैं कि इस बच्चे ने भी देख लिया है, ये भी बता देगा। और उसी कुल्हाड़ी से फिर से मुख्तार उस बच्चे के सिर पर जोरदार वार करता है और एक ही वार में बच्चा निढाल होकर नीचे गिर जाता है। अब तीनों ये मर चुके थे। तीनों की बॉडी को वो कपड़ों में लपेटते हैं, कुछ टुकड़े करते हैं, और उसके बाद जैसे ही अंधेरा होता है, वो वहाँ जो धान का एक खेत होता है, जो कि वहां से लगभग थोड़ी ही दूरी पर था, वहां जाकर उन तीनों लाशों को फेंक देते हैं, क्योंकि धान के खेत उस टाइम पे बहुत ज्यादा बड़े नहीं थे और उन्हें यही लगा था कि धान के खेत में अब कोई आएगा नहीं, और जब कोई आएगा तब तक ये बॉडी पूरी तरीके से सड़ गल चुकी होगी, किसी को कभी भी कुछ पता ही नहीं चलेगा।
लेकिन कहते हैं ना कि कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, पूरे 51 दिनों के बाद उस किसान को वो कंकाल दिखते हैं और उस कंकाल के माध्यम से इस पूरे हत्याकांड का खुलासा होता है। खैर, दोनों घटनाक्रम के खुलासे के बाद मुख्तार और आरिफ अंसारी दोनों को पुलिस हिरासत में ले चुकी है, सलाखों के पीछे भेज चुकी है। लेकिन वही एक अवैध रिश्तों को धोखा देने की कोशिश में दो परिवार पूरी तरीके से तबाह हो जाते हैं। जहां सूरज का पूरा परिवार ही खत्म हो जाता है, वहीं आरिफ और मुख्तार जिंदगी अपनी सलाखों के पीछे बिताएंगे। उनके परिवार में उनके माँ बाप होंगे, उनके बीवी बच्चे होंगे, उनकी जिंदगी कैसे गुजरेगी ये तो कोई भी नहीं जानता। दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है। सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। आपके रिश्तों में अगर थोड़ा उतार चढ़ाव आता भी है तो आप अपने घर में, अपने परिवार में, अपने माँ बाप से, अगर आप बच्चे हैं तो अपने माँ बाप से, पति पत्नी आपस में बैठकर वो बातों को डिस्कस करें। उसकी समस्या जो भी आपस में मन मुटाव है उसको दूर करने की कोशिश करें, ना कि कहीं तीसरी जगह अपना अफेयर शुरू करें या फिर अपने रिश्तों को धोखा देने की कोशिश करो। क्योंकि अवैध रिश्ते, किसी भी रिश्ते को अगर आप धोखा देंगे तो उसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करें आप कहां से वीडियो देख रहे हैं, साथ ही अपना नाम मेंशन जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।